हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न करेंगे। हम सारी चीज़ें तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम जितनी चीज़ें करेंगे तो उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे आपके परीक्षा में आते हैं संधि, संधि विच्छेद, समास, समास विग्रह, फिर पिक्चर कंपोजिशन, आपको चित्र वर्णन करना पड़ता है, तो ये विराम चिन्ह है। इनका अभ्यास आज हम करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको करना है और कैसे करना है। चूंकि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये हम परीक्षा हेतु अभ्यास कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। बेटा जो हमारा पहला प्रश्न है वो है संधि विच्छेद। तो आपको संधि विच्छेद करना है, मतलब तोड़ना है इन शब्दों को। तो सचिंद्र है, सचिंद्र में आप क्या करेंगे, सची, सची लिखेंगे, धन का साइन और इंद्र। तो सची धन इंद्र क्या हो गया, सचींद्र। आपको पता है कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर भी बड़ी ई में तब्दील हो जाती है। चाहे आप बड़ी ई और छोटी ई मिलाएं, चाहे आप दोनों बड़ी ई मिलाएं, तो किसी भी परिस्थिति में ये बनना आपका बड़ी ई ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सचींद्र है, सचींद्र में आप बड़ी ई की मात्रा देख रहे हैं। तो जब हम इसको तोड़ेंगे, हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो सची को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। और इंद्र आप जानते हैं, इंद्र को भी छोटी ई से लिखा जाता है। तो दोनों ये शब्द करेक्ट हैं, लेकिन ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये बड़ी ई में बदल जाएंगे, तो सचिंद्र हो गया। क्लियर है। फिर आप करेंगे दूसरा शब्द, वो है प्रत्येक। तो प्रत्येक में देखिए, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, ठीक है। फिर है महोदय, तो महाधन उदय, महाधन उदय। यहाँ पे लिख देती हूँ, आप समझ लीजिएगा, महाधन उदय। फिर हवन, हवन में बेटा हो धन अन, हो धन अन। अब ये हो धन अन कैसे हुआ, आपको पता है, आपने सीखा था अयादी संधि में क्या होता है, ओ और अ मिलकर अव बनते हैं, अव। तो जब हम हवन पढ़ते हैं तो हव, अव की ध्वनि निकल रही है, अव की। हम स्टार्टिंग के देखते हैं, ठीक है। तो हवन है तो हवन, तो ये जो अब दो को मिलाएंगे तो आप कह रहे हैं हवन। तो अव, अव की ध्वनि निकल रही ना, और जहाँ पर भी अव की ध्वनि निकलेगी वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अयादी संधि। या जरूरी नहीं है अव ही मिले, आई, आए, अय, आव, आवी, आवू, इस तरीके की अगर ध्वनि निकलती हैं, जैसे अय मैंने अगर आपसे कहा, जैसे हम नयन बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला नयन, तो हम इनको, इनकी जब हम बोलेंगे तो कौन सी आपकी ध्वनि निकल रही है, अय, है ना। तो अय की ध्वनि निकले, आय की ध्वनि निकले, अव की ध्वनि निकले, आवी की निकले, आव की निकले, आवू की निकले, इन सब की किसी की भी अगर ध्वनि निकलती है तो वो आपकी अयादी संधि होती है। अब मैंने आपसे ये जो हमारा शब्द था वो था हवन। इसी प्रकार अगर पवन है, ठीक है, या भवन है, अगर कोई भी आपको एक शब्द मिल जाता है जिनमें भी आपका अव की ध्वनि निकलेगी, तो आप इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे, जैसे हवन है तो हो धन अन, अगर पवन है तो पो धन अन, पवन होगा तो पो धन अन, भवन है तो भो धन अन। अयादी में क्या होता है कि ओ और अ मिलकर अव मिलते हैं, ओ और अ मिलकर अव बनते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी अव की ध्वनि निकलेगी, जैसे हवन में अव, ध व को मिलाएंगे तो हव, अव की ध्वनि निकल रही है, तो वैसे ही आप क्या कर देंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओ और अ मिल जाते हैं, ठीक है, ये है। फिर तथैव, तो तथैव में तथा धन, तथा धन एव, ठीक है, तथैव। तो आ और ए मिलकर ए बन जाते हैं, दो मात्राएं बन जाती हैं। क्लियर है। अब हमारा अगला देखिए,
इसमें आपको संधि विच्छेद दिए गए हैं, मतलब आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस एग्ज़ाम में तो इस तरीके से नहीं आएगा, आपको जैसे शब्द दिया रहेगा दुर्गम और आपको खुद करना पड़ेगा इसका संधि विच्छेद। अब यहाँ पे तो चलो ऑप्शन है, आप यहाँ से देखकर ही आप बता सकते हैं। तो दुर्गम, जहाँ पर भी आपको ये विसर्ग संधि है, आपका क्या होता है, एक तरीका बताती हूँ, ठीक है। अब जो ये हमारा विसर्ग होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे ये विसर्ग के साइन होते हैं ना, जब हम इनको हटाते हैं, जब हम इन्हें हटाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, जो धन के बाद शब्द होता है, ये जो है, ये जो आपके दो विसर्ग हैं, मतलब दो बिंदी हैं, इसको विसर्ग कहते हैं, तो ये हट जाते हैं और इसकी जगह पर जो धन के बाद, मतलब प्लस के साइन के बाद जो भी वर्ण होता है, जो भी अल्फ़ाबेट होता है, उस पर ये पदेन र के रूप में, ये रेफ की मात्रा जो है, इसके रूप में ये चला जाता है। जैसे दुर्गम है तो दु धन गम है, तो मैंने आपसे कहा ना कि ये क्या हो जाएगा, प्लस के बाद जो वर्ण होगा उसके ऊपर चला जाएगा, तो ये हट गया, इसको हटा दिया गया और ये इसके रूप में आ गया। आप प्लस का साइन भी हटा देंगे तो दुर्गम हो गया, दुर्गम, ठीक है। तो इस तरीके से ये विसर्ग संधि की जाती है। फिर है आपका अगर अगला सप्तर्षि, तो सप्तधन ऋषि, ये हो गया सप्तधन ऋषि, तो दु धन गम। रजनीश, तो रजनीधर ईश। बेटा जब भी आप किसी भी शब्द को तोड़ेंगे ना, तो दोनों के अर्थ निकलने चाहिए। इसका मतलब यही होता है, जब आप तोड़ते हैं तो रजनी का भी अर्थ निकलना चाहिए और ईश का भी अर्थ निकलना चाहिए, ठीक। फिर नमस्ते, तो नमः धन ते, ये है नमः धन ते, ये गलत है, ये भी गलत। तीसरा वाला है नमः धन ते। फिर सज्जन है तो सत्य धन जन, सत्य धन जन, ये वाला है सत्य धन जन। ये सारे नियम मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार करने से पहले। अगला है समस्त पद बनाते हुए समास का नाम लिखना है। अब आपको क्या करना है, ये आपके शब्द दे रखे हैं, आपको समस्त पद बनाना है। समास बताए थे ना, जैसे हमने संधि की थी वैसे ही समास भी होते हैं। अब संधि में तो दो वर्णों को मिलाकर जो परिवर्तन आता है, इसमें हम दो शब्दों को मिलाकर जो परिवर्तन करते हैं, तो दोनों में जब, हाँ, और एक अंतर एक और होता है कि संधि में जब हम तोड़ते हैं तो वो विच्छेद कहला जाता है, इसमें जब हम तोड़ते हैं तो विग्रह कहलाता है। अब है विद्या रूपी धन, आपको समस्त पद बनाना है, तो विद्या धन हो गया, ठीक है, विद्या धन। अब विद्या धन कौन सा समास होगा बताइए। विद्या रूपी धन आपका कर्मधारय समास होगा। जहाँ पर भी रूपी लग जाएगा ना बेटा, तो वो आपका कर्मधारय होगा। जैसे क्रोधाग्नि है तो क्रोध रूपी अग्नि हो गया, ठीक है। जहाँ पर भी पूर्व पद विशेषण होता है, मतलब पूर्व पद मतलब पहला वाला पद जो है वो आपका विशेषण होगा, और उत्तर पद जो बाद वाला जो शब्द होगा वो विशेष्य होगा, तो कर्मधारय समास कहलाता है। या फिर उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है, ठीक है। जैसे चंद्र मुख है तो चंद्रमा के समान मुख, या चरण कमल है तो कमल के समान जो चरण है, इस तरीके से। फिर दूसरा है अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य, तो अंशु माली, सूर्य को क्या कहते हैं, अंशु माली। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये अंशु माली किसी एक के लिए आया है, और जहाँ पर अर्थ किसी के लिए रूढ़ हो जाता है, किसी तीसरे पद को प्रधान बताता है, तो इंगित करता है, तो वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। फिर है गुण से हीन, तो गुणहीन हो गया। समस्त पद आप जब बनाएंगे तो क्या होगा, गुणहीन होगा। अब गुणहीन यहाँ पे से आ गया ना, और जहाँ पर भी आपके क्या हो जाते हैं, आपके कारक चिन्ह लग जाते हैं, तो वो तत्पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी कारक विग्रह करते वक्त जब भी आप कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे परलोक गमन है तो परलोक को गमन हो गया, या यश प्राप्त है तो यश को प्राप्त हो गया। घुड़सवार है तो घोड़े पर सवार हो गया। तो ये पर, के, में, से, ये क्या है, ये आपके परसर्ग हैं या फिर कारक चिन्ह हैं, और जहाँ पर भी आपको कारक चिन्ह दिखेंगे ना, वो आपका तत्पुरुष समास होगा। फिर है हर घड़ी। हर घड़ी बेटा, हर शब्द क्या है, आपका अव्यय है ना, और अव्यय का मतलब क्या होता है, चाहे लिंग वचन कारक के कारण
उस शब्द में कोई परिवर्तन ना आए। तो जहाँ पर भी अव्यय शब्द आ जाएगा वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। अब यहाँ पे तो चलो हर घड़ी है, या मान लीजिए अनजाने आ जाते, अनजाने, तो अन हमारा क्या है, आपका अव्यय है। बखूबी, तो बखूबी, खूबी के साथ अगर इसका विग्रह करेंगे तो बखूबी, ब क्या है आपका अव्यय है। बकायदा, तो बा क्या है आपका अव्यय है। इस तरीके से क्या हो जाते हैं आपके अव्यय हो जाते हैं। फिर नवरात्रियों का समूह नवरात्रि, तो नवरात्रि हो गया ना, तो नव क्या हो गया आपका संख्या है, और जहाँ पर भी संख्या होती है वो आपके क्या होते हैं, द्विगु समास। जैसे त्रिभुज है, 3 भुजाओं का समूह। जैसे नवग्रह है, 9 ग्रहों का समाहार या समूह। या दुराहा है तो 2 राहों का समाहार है या समूह है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास। फिर है न आदर, अनादर होगा। अब ये तो आपके कोर्स में है नहीं, ये नृ तत्पुरुष कहलाता है, नृ तत्पुरुष। ठीक है, इसको लिखते ऐसे हैं, नृ तत्पुरुष। बेटा अगला है खरा खोटा। तो खरा और खोटा, मैंने आपसे बताया है कि जब भी आपके साथ अपोजिट वर्ड्स आए, जैसे माता पिता, ठीक है, दुख सुख, दिन रात, भाई बहन, इस तरीके के अगर शब्द आपके पास आते हैं तो वो आपका द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास है। अब खरा भी है खोटा भी है। दूसरी चीज़, जब दोनों शब्दों के बीच में छोटा सा योजक चिन्ह लगा होता है तभी भी आपका द्वंद्व समास होता है। अब है अगला सत है जो बुद्धि, तो सद्बुद्धि, ये क्या हो जाएगा, सद्बुद्धि। जब आप इसका समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा सद्बुद्धि। जहाँ पर भी उपमेय उपमान और आपका विशेषण विशेष्य जैसे शब्द आएंगे तो वो आपका होता है कर्मधारय समास। तो ये आपका क्या है, कर्मधारय, क्योंकि बुद्धि कैसी है, जो सद है, अच्छी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, विशेषण विशेष्य वाला भाव आ रहा है, तो आपका कर्मधारय समास हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेटा प्रश्न नहीं है, ये आपको समझाने के इंटेंशन से मैंने आपके सामने रखा है। जैसे ये आपने देखा कि मैंने अभी आपको कर्मधारय समास बताया, तो कर्मधारय के यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये जैसे है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। चरण कमल, चरण के कमल के समान चरण। सज्जन, सत है जो जन। अब आप यहाँ देख रहे हैं ना कि उपमेय उपमान, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या आ रहा है, उपमेय उपमान आ रहा है। उपमेय क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और उपमान क्या होता है, जिससे बताई जाए। अगला है कनक लता, कनक के समान लता। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ गया, उपमेय उपमान। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। वचनामृत, अमृत के समान वचन, यहाँ पे भी उपमेय उपमान। लाल टोपी, यहाँ पे आपका विशेषण विशेष्य है, लाल है जो टोपी। नीलकंठ, यहाँ पे भी आपका विशेषण विशेष्य है। विशेषण विशेष्य आप जानते हैं, जहाँ पे जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, विशेष्य, और जो विशेषता आप बता रहे हैं वो विशेषण है। जैसे आपने नीलकंठ बोला तो कंठ कैसा है, वो नीला है, तो कंठ आपका क्या हो गया, विशेष्य, और नीला उसकी विशेषता है। ठीक, तो विशेषण विशेष्य। तो जहाँ पर भी आपका विशेषण विशेष्य वाला भाव आए या आपका उपमेय उपमान वाला भाव आए, वो आपका क्या होता है, कर्मधारय समास। आगे देखिए। अब आपके बेटा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, पर्यायवाची आते हैं, विलोम आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, इस तरीके से प्रश्न होते वो भले ही एक एक नंबर के हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो सब है। यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं जो कि आपको देखने हैं, याद करने हैं, समझने हैं। आप ऐसा करिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। इनमें से कई आपको ऐसे शब्द होंगे जो आपको आते होंगे, कई ऐसे नए शब्द होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। जैसे अनुचर है, तो अनुचर को दास भी कहते हैं, सेवक, नौकर, भृत्य, परिचारक, ये सारी चीज़ें कहलाई जाती हैं। ठीक है, फिर उपेक्षा है तो लापरवाही, उदासीनता, तिरस्कार, कुछ नए नए शब्द आपको जैसे मिलेंगे।
बाकी तो आपके पढ़े हुए हैं, इनके अलावा भी आपको पढ़ने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, लेकिन यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इसका भी ले लीजिए, ये भी आपके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर आपका है विलोम शब्द। अभी आपने पर्यायवाची देखे, अब यहाँ पे विलोम है। विलोम का मतलब एक दूसरे के अपोजिट, जैसे आकर्षण। विलोम शब्द हैं जैसे आकर्षण, विकर्षण, अनुरक्त, विरक्त, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। मतलब अल्पज्ञ जिसको अल्प ज्ञान हो, कम ज्ञान हो, ठीक है, और ज्ञ से ज्ञान हो गया, बहु का मतलब है ज़्यादा ज्ञान, अधिक ज्ञान। अंतरंग, बहिरंग। इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं बेटा, आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। फिर है अगला, यहाँ पर भी है विलोम शब्द, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे एक आपको वाक्यांश दिया होगा और उन वाक्यांश को आपको एक शब्द में बताना है। जैसे जिसकी कल्पना ना की जा सके तो उसे क्या कहेंगे, अकल्पनीय या फिर कल्पनातीत। दूसरा है जिसको देखना संभव नहीं, तो इतना लंबा आपको वाक्यांश बोलने के स्थान पे अगर आप अदृश्य बोल देते हैं तो वो भी ठीक है। दूसरे के मन को जानने वाला तो अंतर्यामी हो गया। असली बात को जानने वाला तत्ववेत्ता हो गया। किसी की तरफदारी ना करने वाला, जिसको आप न्यूट्रल कहते हैं, है ना, जो पार्शियल नहीं है, तो वो तटस्थ है, निष्पक्ष है, बायस्ड। आधी रात का समय निश्चित। आधी रात का जो समय है वो निश्चित है, अर्धरात्रि भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्धरात्रि को अब क्या कहेंगे, जो शुद्ध है, निश्चित। ठीक, बहुत समय तक याद रखने योग्य, चिर स्मरणीय। बिना विचारे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। तो ये आपके बहुत सारे शब्द हैं, 23 शब्द हैं जिनको आपको लर्न करना है, देखना है, याद करना है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपका जो अगला प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वो है पिक्चर कंपोजिशन, मतलब चित्र वर्णन। अब बेटा यहाँ पे एक आपको चित्र नज़र आ रहा होगा, इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है। अब चित्र में कोई भी बच्चा कुछ भी लिख सकता है, लेकिन इस चित्र में वो सारी चीज़ें द्रष्टव्य हों, वो सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। आप अपनी कल्पना के आधार पर इस बच्चे को कोई नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग चीज़ हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि मुंडे मुंडे मति भिरना, मतलब ये जो उक्ति है ये चित्र वर्णन के संदर्भ में 100% खरी उतरती है, क्योंकि एक ही चित्र को देखकर प्रत्येक छात्र उसकी भिन्न भिन्न रूप में व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। अब ये जो आपका चित्र वर्णन होता है, ये जो बेसिकली छात्रों के अभिव्यक्ति कौशल और कल्पना शक्ति के विकास का मापदंड है। देखना चाहता है एग्जामिनर, एक टीचर, कि आपकी कल्पना शक्ति या आपकी अभिव्यक्ति कौशल आपका कैसा है। तो यहाँ पे एक चित्र है, इसको तो मैं आपको समझा देती हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप लिख सकते हैं। देखिए आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे, घर के पीछे लगे एक छोटे से पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं। आपको यहाँ पे 2 चिड़िया दिख रही हैं। पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठा बालक ध्यान से चिड़ियों की बात सुनकर समझने की चेष्टा कर रहा है। अब बालक के स्थान पर आप इसको कोई नाम भी दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठा रोहन ध्यान से चिड़ियों की बात सुनकर समझने की चेष्टा कर रहा है। आप बालक भी लिख सकते हैं, कोई नाम भी दे सकते हैं। लड़का प्रश्न सूचक दृष्टि से चिड़ियों की ओर देखता है। अब वो सोच रहा है ना, यहाँ सोचने की अवस्था है ना, उसने अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पे रखा है और सोचने की अवस्था में है, तो इसलिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि लड़का प्रश्न सूचक दृष्टि से चिड़ियों की ओर देखता है, संभवतः पूछना चाहता है कि वे क्या बातें कर रही हैं। अब इसके मन में क्या विचार चल रहा है कि ये चिड़िया क्या बात कर रही होंगी, है ना, तो आप यही चीज़ लिख रहे हैं। उन्हें भूख लगी है क्या, अब ये सोच रहा है बच्चा, क्या वह उनके लिए खाने को कुछ लाए। दोनों चिड़ियों की खुली चोंच देखकर बालक यह अनुमान लगा रहा है कि शायद वे एक दूसरे से नाराज हैं, क्योंकि वह कठिनाई से चारा लाई थी और दूसरी चिड़िया ने उसे गिरा दिया।
अब आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप ये सारी चीज़ें अपने अनुसार लिख रहे हैं। फिर आप लिखते हैं, उनकी ओर देखकर बालक इसी प्रकार की कल्पनाएं करता हुआ उनके सामने बैठा अपना समय आनंद से व्यतीत कर रहा है। अब इतने छोटे से चीज़ में आपने क्या किया, अपने विचारों को व्यक्त किया। और ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द पूछे जाएंगे वो 80 से 100 शब्दों में आएगा। तो इतने वर्डिंग में आपको इसको पिक्चर कंपोजिशन करना है। मान के चलिए कि 8 से 10 पंक्तियाँ, ठीक है। तो आपने ये जो मैंने जितना बोला वो 100 वर्ड्स होंगे लगभग। तो क्या लिखा आपने? आपने लिखा कि एक बच्चा है जो बैठा हुआ है पत्थर, वहाँ पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठा हुआ है। वो कुछ प्रश्न सूचक दृष्टि से चिड़ियों को देख रहा है। पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हुई हैं जो आपस में चोंच खोलकर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बातें कर रही हैं। ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे से नाराज़ हैं, वो लड़ाई की अवस्था में हैं, क्रोध में हैं कि मैं इतनी मुश्किल से चारा लाई थी और तुमने उसे गिरा दिया। या ये भी हो सकता है कि वो भूखी हों और आपस में इसी विषय पर बात कर रही हैं। यही सोचकर बच्चा अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो आप कुछ भी इस प्रकार इस चित्र का वर्णन करेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं कि ये मेरा घर है, या मेरे गांव का दृश्य है जहाँ मैं गया था तो मैंने ऐसा देखा। इसके अलावा जो भी आपके मन में आता है आप उस चीज़ को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये है हमारा पिक्चर कंपोजिशन जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। अब अगला जो आपका प्रश्न आता है वो है विराम चिन्ह से संबंधित। तो विराम चिन्ह आपको लगाने हैं उचित स्थानों पर। अब यहाँ पे क्या है, आपको दे रखे हैं कुछ विराम, यहाँ पे आपको पंक्तियाँ दी हैं, आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है। अब क्या लगाएंगे, देखिए पहला देखिए, ठीक है। पंडित नेहरू जी ने, अब पंडित के बाद आपका ये चिन्ह लगेगा, लाघव चिन्ह कहते हैं इसे। नेहरू जी के जन्मदिन को संपूर्ण राष्ट्र बाल दिवस के रूप में मनाता है, और बाल दिवस को आप सिंगल इन्वर्टेड में क्लोज करेंगे, मनाता है। अब ये 2 वाक्य ना, विभिन्न विद्यालयों में बड़ी धूमधाम से इसे मनाया जाता है। तो 2 सेंटेंस हैं, आप रूप में मनाता है के बाद आप पूर्ण विराम, फिर विभिन्न विद्यालयों में बड़ी धूमधाम से इसे मनाया जाता है, यहाँ पर भी पूर्ण विराम। गोरी सूरत, अगला है गोरी सूरत, कॉमा, घनी काली भौहें, कॉमा, छोटी छोटी। अब छोटी छोटी के बीच में आप छोटा सा योजक चिन्ह, छोटी छोटी आँखें, फिर कॉमा, नुकीली नाक, कॉमा, बड़ी बड़ी। अब बड़ी बड़ी में भी छोटा सा डैश, और गुथी हुई मूछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका है? किसका है? अब ये प्रश्न है तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो किसका है? क्वेश्चन मार्क। यह चेहरा प्रेमचंद, क्वेश्चन मार्क के बाद यह चेहरा प्रेमचंद्र का है, लगता है अभी हंसने वाले हैं। यह चेहरा प्रेमचंद्र का है, उसके बाद ये 2 सेंटेंस हैं एक ही साथ है, तो आप ये लगाएंगे अर्धविराम। लगता है के बाद कॉमा, अभी हंसने वाले हैं, पूर्ण विराम। खेत में पहुंचकर किसान ने अपने बेटे से कहा के बाद कॉमा, और उसके जो कोट होंगे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में। इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं और इसको अल्प विराम कहते हैं। खेत में पहुंचकर किसान ने अपने बेटे से कहा, कॉमा, फिर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, फसल पक गई है, ठीक है, कॉमा, इसे काटना चाहिए, और काटना चाहिए के बाद पूर्ण विराम और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर दीजिए। बेटे ने जवाब दिया के बाद कॉमा, और उसके भी जो कहे गए कथन हैं उनको इसके अंतर्गत रखेंगे। हाँ पिताजी, हाँ के बाद ये या कॉमा, हाँ पिताजी आप ठीक कहते हैं के बाद पूर्ण विराम, मैं कल ही नौकर को भेजकर फसल कटवा लूँगा, पूर्ण विराम लगा हुआ है, लास्ट में इसके कोट को बंद कर दीजिए। अब अगला है
भाग्यवादी के अनुसार लाभ हानि के बीच में छोटा सा योजक चिन्ह, कॉमा, मान अपमान के बीच में कॉमा, डैश, फिर कॉमा, यश अपयश इसके बीच में भी डैश, यश और अपयश के बीच, भाग्य पर ही निर्भर करता है, पूर्ण विराम। आलसी लोग असफलता को दुर्भाग्य का नाम देते हैं, पूर्ण विराम। वे ही भाग्य के लिए भगवान से को गुहार लगाते हैं, देव देव आलसी पुकारा विनोबा जी ने कहा था। ठीक है, अब गुहार लगाते हैं देव देव। अब ये जो सेंटेंस है, नाम देते हैं के बाद पूर्ण विराम, वे ही भाग्य के लिए भगवान को गुहार लगाते हैं, देव देव। अब देव देव के बाद ये और इसको डबल इन्वर्टेड में, देव देव को। ठीक, फिर आलसी पुकारा, देव देव आलसी पुकारा पूरा ही आएगा, आपका पूरा इसके अंतर्गत आएगा। विनोबा भावे जी ने कहा था, क्या कहा था, कॉमा और उनके कहे गए कथन को डबल इन्वर्टेड में, कर्म के साथ प्रार्थना करना सीखो क्योंकि कर्महीन प्रार्थना भगवान भी नहीं सुनते। उनका पूरे कहे गए कथन को इसमें क्लोज कर दीजिएगा। क्लियर है, ये हमारा क्या था, विराम चिन्ह। बेटा इस तरीके से आज हमने जो देखा वो विराम चिन्ह देखे, पिक्चर कंपोजिशन देखा, विलोम शब्द देखे, अनेक शब्द देखे, पर्यायवाची देखे, और हमने देखा समास, विग्रह, समास, संधि विच्छेद। इतना हमारी आज प्रैक्टिस हुई है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाता है, जैसे अपठित गद्यांश है, ठीक है, पत्र है, सूचना है, इन सब का अभ्यास हम करेंगे। और आपके जो किताबों के प्रश्न हैं उनको भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस सारी चीज़ों की होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।